इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस है ना, जो हमारा टाइटल है। तो इक्वेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा, राइट। अब एक बात को समझते जाइएगा बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहीं पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये जो सी है ना, सी, इसको कोई इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखता है, कोई राइट साइड में लिखता है। तो इससे कोई बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। तो सपोज कीजिए कोई लिखता है 2x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। अब कोई दूसरा बच्चा है, वो इस 9 को राइट साइड में लिखना चाहता है, तो वो ऐसे लिखेगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -9। ओके, तो इट इज योर चॉइस कि आप इसको लिखते किधर की तरफ है। तो आप एक इक्वेशन में सी को राइट साइड में लिखें या लेफ्ट साइड में लिखें, दूसरी इक्वेशन में भी आप सी को उधर ही लिखें जिधर पहले से लिख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द रेशियो। बात समझ में आई? तो रेशियो के अंदर ये माइनस का जो पचड़ा है ना, ये अपने आप खत्म हो जाए। तो एक बात तो ये समझ लीजिए, क्योंकि बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, सर हमारी किताब में तो सी इधर की तरफ लिखा है और आपने इधर लिख दिया, या आपने इधर लिख दिया और हमें क्लास किताब में इधर लिखा। तो सबसे पहले तो ये बात समझ में। दूसरी बात, अब मैं मिटाता हुआ चल दूंगा हाथ के हाथ, क्योंकि मुझे बोर्ड चाहिए बिल्कुल साफ। दूसरी बात बच्चों ये है कि इसमें एक वर्ड आया लीनियर, है ना। हर बात को बारीकी के साथ समझेंगे, और मैं आपको इस तरह इस अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि ना सिर्फ आपके कंपटीशन का, बल्कि आपका जो बोर्ड होने वाला है ना, उसमें भी बहुत फायदा होगा। इसमें बेटा जो वर्ड लीनियर आया ना, वो इसलिए आया है कि जो आपका एक्स है ना, एक्स, इसके ऊपर पावर 1 है, और जो वाई है इसके ऊपर पावर 1। यहां पर क्या वाई की पावर 2 और एक्स की पावर 2 वाली वैल्यूज मौजूद है? तो इसका आंसर है यस, मौजूद है। मौजूद है, देखिए कैसे मौजूद है मैं बताता हूं आपको। जैसे कोई लिखता है 5x प्लस हाँ प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। इसके साथ बेटा मैं ये भी लिख सकता हूं 0x²। तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद तो होती है, लेकिन इनका जो कोफिशियंट होता है वो इनके असर को जो है नलीफाई कर देता है। इनके साथ जो कोफिशियंट खड़ा हुआ है वो बेसिकली जीरो का खड़ा हुआ है। तो ये वाली जो टर्म है ना, इनको बोलते हैं हायर ऑर्डर टर्म्स। इनको क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, तो हायर ऑर्डर टर्म्स के जो कोफिशियंट्स हैं वो क्योंकि जीरो हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ जो पावर 1 वाली टर्म है वो बची है। और जब तक ये सिर्फ पावर 1 वाली टर्म्स होंगी, हम अपनी इक्वेशंस को लीनियर बोलते रहेंगे, अदरवाइज इट विल बिकम क्वाड्रेटिक। बात समझ में? या फिर कैसी हो जाएंगी? क्यूबिक हो जाएंगी, या बाई क्वाड्रेटिक हो जाएंगी, या और हायर पावर की हो जाएगी। तो इट इज एक्चुअली द कोफिशियंट्स ऑफ द वेरिएबल हैविंग डिफरेंट पावर्स व्हिच मेक्स द इक्वेशंस डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, तो जब तक वेरिएबल्स की पावर 1 रहेगी ना, तब तक ये जो है लीनियर कहलाएगा। इक्वेशंस इसलिए बोलते हैं आपके सब्जेक्ट में या आपके चैप्टर में, क्योंकि कम से कम हम दो इक्वेशन की बात करते हैं या दो से ज्यादा की बात करते हैं। टू वेरिएबल्स है ना, टू वेरिएबल्स कौन से? अब हम वेरिएबल्स की बात करेंगे। बात समझ में? अब मैं इस सबको मिटाना चाहता हूं। आई होप कि आप जो है वो लिखते जा रहे होंगे, और लिख नहीं भी रहे तो अभी सब रिकॉर्ड हो रहा है, अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस इक्वेशन को लगा रहने देते हैं, बाकी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों कई चीजें आपको नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रहा है? एक तो आपको नजर आ रहा है ए, बी और सी, है ना। और दूसरे जो अननोन नजर आ रहे हैं वो कैसे हैं? वो हैं एक्स और वाई। तो यू सी, ये जो ए बी सी हैं, ये एक्चुअली में कांस्टेंट्स बोलते हैं। आप यहाँ पे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स। यहाँ पे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक, लेकिन मैं आपको सिर्फ कांस्टेंट कह के छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि जो आपको 12th तक या बीएससी तक बात कर रहे हो, ये एक्चुअली में सिर्फ कांस्टेंट नहीं है। ये इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इनको? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। किसी को बताएंगे ना, किसी टीचर को आप बताएंगे, बड़ा खुश होगा आपसे वो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि ये चेंज होते हैं, लेकिन जब एक बार आपने इक्वेशन फिक्स कर दी फिर चेंज नहीं होंगे। जैसे जैसे कोई लिखता है बच्चा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो जब उसने ये इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दी, उसका ए कितना है? a इक्वल टू 5 है। अब पूरी इक्वेशन में वाइल कैलकुलेटिंग और प्लॉटिंग द ग्राफ, है ना, या इसके आपके जीरोस निकाल रहे हैं किसी और इक्वेशन के साथ, या इसको ये पता करना है ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है किसी के साथ, जब तक ये इक्वेशन की बात करता रहेगा ए को चेंज नहीं करेगा।
लेकिन किसी दूसरी इक्वेशन में यही 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो इस वाली दूसरी इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो वंस यू हैव कंस्ट्रक्टेड इक्वेशन, आप इसको इसको चेंज नहीं करेंगे, इसलिए इसका नाम है कांस्टेंट। लेकिन ये डिफरेंट इक्वेशंस में डिफरेंट होता है, इसीलिए इसका नाम है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स होते हैं जो डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट हो सकते हैं, बट एक बार इक्वेशन बन गई तो अब उसको चेंज नहीं करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं इसकी। ये क्या है भाई, एक्स वाई जेड। तो एबीसी को आप समझ गए होंगे, ये तीनों के बारे में यही है कि ऑल दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये क्या चीज है, ये वेरिएबल्स है। ये क्या चीज है बच्चों, ये वेरिएबल्स है, ठीक है, जिनका नाम यहां पे लिया गया टू वेरिएबल्स। तो यहां पर टू वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई टू वेरिएबल्स हैं, दैट मींस एनसीईआरटी हमसे ये कहती है कि भाई 10th क्लास के अंदर आपको टू वेरिएबल्स की इक्वेशन पढ़नी है। टू वेरिएबल्स का मतलब आप सिंपल ये समझिए कि आप दबे लफ्जों में बिना बताए प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं, एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। बात समझ में, एक प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप कदम रखेंगे 11 12 के अंदर, आपको पता चलेगा कि 3D की भी एक दुनिया होती है जिसके अंदर जेड भी आ जाता है। तो एक्स वाई दो वेरिएबल जब तक आप पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आप प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई पढ़। बात क्लियर है? अब ये जो वेरिएबल है ये भी दो तरह के, इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना बेटा कर। अब देखिए, मैंने एक चीज बोली थी, एक्स और वाई। इसमें एक्स और वाई दो अलग अलग तरह के वेरिएबल है। एक्स कैसा वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई कैसा है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क क्या होता है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यह फर्क होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आप पुट करते हैं अपनी मर्जी से, उसका डोमेन आप फिक्स करते हैं कि इसकी किस से कहां से लेकर कहां तक वैल्यू पुट करेंगे। भाई सब लोग अपना माइक बंद रखेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? बीच में आवाज आती है, मुझे बहुत इरिटेशन होता है। हु इज दिस? कनक, जस्ट ये बंद करिए इसका माइक। ध्यान ना गई। बस मेरे पास यही हल है कि मैं रिमूव कर देता हूँ फौरन, बेवकूफ में पता ही नहीं। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है कि जिसकी वैल्यू आप पुट करते हैं। बात समझ में, जिसकी वैल्यू आप चूज करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो बाद में निकलती है। बात समझ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, और मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें y की वैल्यू निकालने की। y की वैल्यू निकालने की तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों? मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, सॉरी 6 माइनस 3x अपॉन 4। अब y की वैल्यू आ गई। अब मैं x की वैल्यू पहले चूज करूंगा। सपोज x इज इक्वल टू 0 की मैं बात कर रहा हूं, तो y किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? y हो जाएगा 6/4, दैट इज 3/2। ओके, अगर मैं इसको प्लॉट करने पर आ गया, किसी ने मुझसे कहा भाई प्लॉट कर लीजिए, ओके, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक x एक्सिस एक y एक्सिस बनाऊंगा। x इक्वल टू 0 कहां होता है? x इक्वल टू 0 ये y एक्सिस पर होता है। कहां पर होता है? y एक्सिस। तो पूरी y एक्सिस पर a 0 होता है। तो x एक्सिस को ही मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू 0। ये x, सॉरी, x इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस। ये कहां पर होता है? y एक्सिस पे। तो पूरी y एक्सिस को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। क्या बात समझ में आई? तो जब यहां पर x 0 है, y की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो सपोज कीजिए y की वैल्यू 3/2 यहां पर इस जगह पर। तो ये जो लाइन है या जो वेरिएबल है y की वैल्यू, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कहां पर लाई कर रही है? वो इस जगह पर लाई कर रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैं x की वैल्यू पुट करता हूं और y की वैल्यू निकलती है। बात समझ में आई? तो जिसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू निकलती है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ यू सी, मैं सब कुछ अब क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। हमेशा के लिए एक बात समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखता हूं। कैसा वेरिएबल लिखता हूं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और जो वाई एक्सिस है यहां पर मैं क्या लिखता हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल लिखता हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। कभी कभी हम इसको बदल के लिखते हैं अगर हमें जरूरत होती है किसी जगह पर, अदरवाइज हम हमेशा यही करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखता हूं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए मैंने एक्स को चुन रखा है और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए मैंने वाई को चुन रखा है। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, तो ये जो वर्टिकल एक्सिस उसको वो वाई। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जाहिर सी बात है ये निगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो एक्स की निगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल द थिंग्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को क्या करती है, स्ट्रेट लाइन को दर्शाती है। ठीक है, तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा ग्राफ कैसा आएगा, हमेशा ग्राफ जो है ना स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई इस तरीके से आएंगी कि जब हम सारे पॉइंट प्लॉट कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। आपने पढ़ भी रखा होगा आप, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो ये चैप्टर स्कूल में पढ़ चुके होंगे, तो कम भी पढ़ा होगा तो थोड़ी सी बात तो समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेट लाइन आएंगी। अच्छा, यही इक्वेशन जब लीनियर नहीं रहेगी, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में, हम पढ़ेंगे भी अभी कुछ दिन बाद। तो पॉलिनोमियल के लिए मैं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, है ना, उसमें इक्वेशन कैसे आएगी, उसमें मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बताते हुए चल रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, सीधा कटोरा बनेगा, सीधा कप बनेगा, या फिर आपके उल्टा कप बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, कहां से कैसे, उसको तो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में। लेकिन जैसे ही ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो द ग्राफ विल नो मोर बी ए स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर क्यूबिक होगा तो कैसा हो जाएगा, क्यूबिक होगा तो उसके अंदर ऐसा दो बार बन जाए। क्या मेरी बात समझ में आई, उसका स्लोप दो बार चेंज होगा, यानी 3 डिफरेंट स्लोप होंगे। तो लीनियर का मतलब एक स्लोप, क्वाड्रेटिक का मतलब दो स्लोप है ना, ये दिख रहा है ना, देखो एक ये वाला स्लोप है और एक ये वाला स्लोप है, एक पॉजिटिव स्लोप और एक नेगेटिव स्लोप। और क्यूबिक का मतलब 3 स्लोप। आपको आई होप समझ में आ रहा है। देखो एक स्लोप ये, दूसरा स्लोप ये पहला स्लोप, ये दूसरा स्लोप, और ये आपके तीसरा स्लोप। तो जैसे ही हम x या y की पावर्स आपके बढ़ाते हैं, वैसे ही ये नंबर ऑफ स्लोप्स जो है ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो लीनियर का स्लोप कैसा रहता है, लीनियर का स्लोप सिर्फ एक रहता है। बात समझ में, एक स्लोप है और वो बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट है। और क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, क्वाड्रेटिक के 2 डिफरेंट स्लोप आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये बदल भी रहे होंगे। क्यूबिक के 3 स्लोप आएंगे, बात समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। और फिर एक कॉम्प्लेक्स भी पढ़ते हैं हम 12th के अंदर, वो अभी नहीं बताएंगे आपको, अभी आप ये इतना ही समझेंगे। क्यूबिक के अंदर फिर 3 स्लोप आएंगे, 3 स्लोप होंगे और ये चेंज भी हो रहे होंगे। बात समझ में, आपको जो 10th में फोकस करना है वो ज्यादा तो इसी पे करना है, स्ट्रेट लाइन पे, और फिर ये क्वाड्रेटिक वाले पे करना है, तो इसको हम बाद में टच करेंगे, अभी तो हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। क्या हमारी बात क्लियर, अभी इसको सबको क्लियर करते हैं। अब आपके बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स की। देखिए, जब भी हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोलते हैं तो बहुत से बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या बात हो रही है। तो कुछ भी नहीं हो रही बेटा, ध्यान से समझ लो। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बात कर रहे हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, सिंपल बात, ठीक है। तो उस टाइम हम सिस्टम बोलने लगते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला तो हम 2 इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, पहली इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना भाई, ये 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो अगर देखेंगे क्लास को कंटिन्यू करना है तो फिर आप दोबारा आ जाइएगा, हम व्हाट्सएप पर इंफॉर्म करेंगे जो भी करना हो, ठीक है। अब ये क्योंकि हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है, तो हमें जो वेरिएबल हमने चूज किया ना, आपके ए बी सी, है ना, कौन से वेरिएबल है, कौन से कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, बात समझ में। तो इनकी नंबरिंग कर देते हैं फिर A1 B1 और C1। तो अगली वाली जो लिखेंगे नाम, वो क्या लिखेंगे, A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब बात वही
कि C1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए या राइट हैंड साइड में लिखिए। इसी तरह से C2 को भी फिर आप उसी साइड में लिखिएगा। क्या मेरी बात क्लियर? अब यहीं से आपको फंडामेंटल क्लियर होना शुरू हो जाने चाहिए। अब आप ये सवाल उठ सकता है किसी बच्चे के कि आपने 1 2 जो लगाए हैं वो सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में लगाए और वेरिएबल्स में नहीं लगाए, एक्स और वाई में नहीं लगाए। तो ये बात जान लीजिए कि हम वेरिएबल में नहीं लगाते, है ना। वेरिएबल तो एक्स और वाई ही लिखा जाएगा। हाँ, वेरिएबल एब्सेंट हो सकता है, बात समझ में, किसी इक्वेशन में एब्सेंट हो सकता है। अब मुझे ये बताइए, ये पहली इक्वेशन है, तो ये जो पहली इक्वेशन है ये एक्चुअली में इक्वेशन ना बोलकर इसको मैं पहली लाइन बोल दूं L1 और इसको मैं दूसरी लाइन बोल दूं L2, है ना। तो जिस दिन मैं इनको प्लॉट करूंगा, जिस दिन मैं इनको प्लॉट करूंगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तीन कंडीशंस आएंगी, तीन कंडीशंस आएंगी। पहली क्या कंडीशन आएगी, ध्यान से समझिए। पहली ये कंडीशन आएगी कि एक्स और वाई में ये जो दोनों लाइन बनेगी, मैं एक को येलो से और दूसरे को रेड से बनाता हूं। ये फॉर एग्जाम्पल एक येलो वाली ये पहले वाली और रेड वाली ये दूसरी वाली, है ना। एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि ये दोनों किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? एक दूसरे को काटती हुई निकलेंगी, यानी किसी एक पॉइंट पर ये दोनों राजी होंगी। राजी होंगी क्या मतलब है कि एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर इन दोनों इक्वेशन में किसी एक एक्स की वैल्यू को रखेंगे, तो दूसरे में जो वाई की आ रही होगी, दूसरी इक्वेशन में भी उसी एक्स की वैल्यू पर वही वाई की वैल्यू होगी। तो इस तरह की जो इक्वेशन है जिसमें एक पॉइंट पर कट करती है, इस तरह की इक्वेशन के लिए क्या क्या बातें हम बोलते हैं वो लिख देता हूं। सबसे पहली बात बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब वन। क्या बात समझ में आई? इसी को हम दूसरी बात बोलते हैं कैसे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, है ना। ये सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम जब होता है जब दोनों लाइनें एटलीस्ट एक जगह पर मिले, एटलीस्ट एक जगह पर। तो जहां पर दो लाइन ओवरलैपिंग होगी या फिर किसी एक जगह पर मिलेंगी, वो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। ठीक है। तीसरी बात, मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त जब दोनों इक्वेशन कट कर रही है तो 100% एक बात जरूर होगी, A1/A2, यानी कि दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू B1/B2। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तभी ये सिर्फ एक पॉइंट पर मिलेंगे। अगर ये रेशियो बराबर हो गया तो आगे की बात चलेगी दूसरी। तो तीन बातें इंपॉर्टेंट, दो लाइन में जब कंस्ट्रक्ट करूंगा, अगर वो किसी एक जगह पर, सिर्फ एक जगह पर कट करती हैं, सिर्फ एक जगह पर कट करती हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलता हूं मैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इस वक्त जो x की वैल्यू और y की वैल्यू आएगी वही बेसिकली क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आती है? ओके, नाउ यू सी, अगर इस तरह की बात होती है तो इसी को बोलता हूं मैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसको बोलता हूं कंसिस्टेंट। तो कभी कभी आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कौन सा कंसिस्टेंट है, या फिर कभी आपसे वो मैथमेटिक्स में उसके कैलकुलेशन में घुस जाएंगे और A1/A2 और B1/B2 को जांचना चाहेंगे। तो ये तीन बातें, ये और एक ये ग्राफ की बात, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। ये एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। नाउ यू सी, दूसरी बात जो मुझे दिख सकती है वो कैसी दिख सकती है बच्चों? दूसरी बात मुझे जो दिख सकती है वो ऐसी दिख सकती है। लेट मी ड्रॉ टू लाइंस अगेन। सपोज कीजिए मैं एक व्हाइट लाइन बनाता हूं, ये L1 है, और एक रेड लाइन बनाता हूं, ये सपोज कीजिए L2 है। ठीक है, ये L2 है। दो लाइन ऐसी भी तो हो सकती हैं कि कभी भी मिलती ही नहीं है, यानी कि पैरेलल है ना। कैसी है? पैरेलल है। तो ऐसे वाले केस में मैं पहली बात जो बोलना चाहूंगा वो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा नो सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा मैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई एक्स ऐसा है ही नहीं जिस पर जो y की वैल्यू आती है उसी x पर दूसरी लाइन में y की वैल्यू आती है। जैसे यहां पर एक x और एक y ऐसा था पहले वाले केस में कि जिस पर दोनों इक्वेशन राजी हो रही थी, दोनों खुश थी, दोनों दोनों जस्टिफाई हो रही थी। बात समझ में आई? लेकिन यहां पर एक भी x ऐसा नहीं है कि जो एक लाइन पे पुट कर दीजिए और y की वैल्यू उस पर जो आती हो उसी x पर दूसरी लाइन में भी y की वैल्यू वही है। तो इसको इस तरह की इक्वेशन को बोलेंगे नो सॉल्यूशन। और इसको जैसे यहां पे बोला था ना बेटा कंसिस्टेंट, यहां पे क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तीसरी बात है ना, ये दूसरी है। तीसरी बात जो यहां पे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या मेरी बात समझ में आई? अब C1 की वैल्यू आपने ब्रैकेट, आपने इक्वल टू के किधर की तरफ रखी?
उसी से आपको जो है वो निगेटिव साइन जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। दोनों दोनों C1 जो है, C1 और C2 दोनों एक ही तरफ रखेंगे इक्वल टू के। क्या बात समझ में आई? तो ये बहुत जानना जरूरी है तीनों बातें। इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल टू A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2, है ना। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो बराबर होंगे, लेकिन ये रेशियो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा केस है तो ये लाइन कैसी बनेगी? पैरेलल लाइंस बनेगी। पहले वाले में कैसा था? पहले वाले में था बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। कैसी थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। तो ये सारी बातें है ना, ये तीन बातें, और ये ग्राफ और इंटरसेक्टिंग, ये तीन बातें, ये ग्राफ और पैरेलल, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए ना। तीसरा केस जो मेरे सामने आ सकता है वो ये आ सकता है, यू सी, कि एक लाइन बना देता हूं, एक लाइन में बनाता हूं व्हाइट से, सपोज कीजिए ये व्हाइट से बनाई, और दूसरी लाइन में रेड से बनाता हूं जो इसके ऊपर ही है। तो ऊपर बनाऊंगा तो दिखेगी नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा साइड में बना देता हूं और डॉटेड से बना देता हूं, क्योंकि यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन यही है ना। ये कैसी लाइंस होंगी बच्चों? ये ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। कैसी होंगी? ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे? इसमें हर एक्स पर जो वाई की वैल्यू आ रही है, उसके हर दूसरे वाले के हर एक्स पर जो वाई की वैल्यू आएगी वो कोइंसाइड करेगी। तो बेसिकली यहां पर जो पहली बात बोलूंगा, जैसे यहां बोला था यूनिक सॉल्यूशन, यहां होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस हैं बच्चों? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। दूसरी बात जो बोलूंगा वो मैं क्या बोलूंगा, ये भी कंसिस्टेंट है। ये बात याद रखिएगा, दो कंसिस्टेंट होते हैं, एक तो यूनिक वाला, इनफाइनाइट वाला, और दूसरा यूनिक वाला, राइट। और तीसरी बात क्या होगी इसके अंदर, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। आई होप कि आपके समझ में, ठीक है। तो इन दैट वे वी एनालाइज टू लाइंस, और याद रखिए कि इसके ऊपर जो है ना वो हमेशा क्वेश्चंस जो है वो